क्योंकि हमारे वहाँ पे लोग, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती हैं, घर का काम करती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती। naukri.com हो गया और साइन हो गया, फिर ऐसे पुणे रिज्यूमे अपलोड किया, क्या हुआ आप तक यहाँ इसके थ्रू पहुँचता है? पर्सनल एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस जो होते हैं ना, बहुत ही उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे एम्प्लॉय को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में हो? कि क्या घर वाले प्राउड फील करता है? हाँ, अभी तो सारे घर वाले प्राउड फील करते हैं, सब क्रेडिट भी लेते हैं, हमारे वजह से हो। तो मैं बोली हाँ, सब आपकी वजह से हो। जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर सेल्स या परचेस हो गया, तो मतलब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है? तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट फ्लेवी में। आज हमारे साथ हैं अपूर्वा तिवारी मैम, जो कि HR डिपार्टमेंट से है। तो वेलकम मैम आपका। थैंक यू सो मच मिथुन, मुझे आपके पॉडकास्ट चैनल में बुलाने के लिए। आज हम HR डिपार्टमेंट के रिलेटेड इन डिटेल जानने की मैडम से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका मतलब आप कौन से गांव से हो? आई एम अपूर्वा तिवारी, बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड, जमशेदपुर। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, पुणे। तो मेरा क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन तक झारखंड में हुआ था, जमशेदपुर में। 12th में मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा मेरा क्वालिफिकेशन, मतलब स्टडी का जर्नी मैंने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था शुरू से ही। मुझे जॉब करना है ये पता नहीं था, बट मुझे पढ़ना है। पढ़ने की मेरी शादी हो गई थी 12th में। उसके बाद मेरा बेबी हुआ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया। आप 2013 में आए थे, अभी 2024, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गए हैं यस आपको। यस। आपने बेसिक से स्टार्ट किया है। हाँ। ट्रेनी पीरियड से। तो ट्रेनी पीरियड से अभी आप प्लांट हेड HR हो गए हो, यहाँ तक की जर्नी मतलब आपकी कैसे रही है? मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा स्ट्रगल वाला, थोड़ा फनी है, बट मतलब बता नहीं सकती मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की, क्योंकि घर वाले बोले प्राइवेट जॉब नहीं करना है आपको। फिर मैंने अपना ससुराल के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। कोइंसिडेंस, मुझे एक सर मिले जो प्लेसमेंट करते थे पुणे के लिए। पुणे में उनकी कंपनियों के साथ टाई अप था, तो मुझे प्लेसमेंट पे, वहाँ पे मेरे कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ। और सिर्फ मैं वहाँ पे अकेली नहीं थी, 100 बच्चे थे। 100 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ एक MNC कंपनी के लिए। उसमें मैं भी थी और मेरे हस्बैंड भी थे, दोनों हम साथ में पुणे आए। 100 का बैच वो स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी जॉब के लिए। फिर जब जमशेदपुर से पुणे आ गए, 100 में से आज सिर्फ 2 लोग ही है पुणे में, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी कोई 1 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई सेम डे, कोई नेक्स्ट डे चला गया। और मैं आई थी HR बनने, ये मुझे पता नहीं था। मैं आई थी, कंपनी में सिलेक्शन हुआ है मेरा, मुझे जाना है, जॉब करना है बस, क्योंकि मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, मैं सिंपल ग्रेजुएट लड़की थी। और उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया करियर। फिर मैं लाइन पे काम के लिए लग गई उस कंपनी में। तो मुझे टेक्निकल नहीं पता था, वो हमेशा रिजेक्शन होता था। तो एक दिन सर ने बोला आपसे बहुत मिस्टेक हो रहा है, आप नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। मैं वापस आने लगी रोते हुए। हाँ, मुझे मेरा टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं। मैं सिंपल ग्रेजुएट में कैसे कर पाऊंगी। बट हाँ, मेरा डिप्लोमा इन कंप्यूटर में था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बोला अपूर्वा तुम्हें कंप्यूटर आता है क्या? मैंने बोला ये सर आता है मुझे। ठीक है, हमारे पास एक ऑफिस में डिप्लोमा और कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर चाहिए, तो आप अगर कर सकते हो तो। मैं बोला सर एक चांस दीजिए, मैं करती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे लग गई। फिर वहाँ पे मुझे चांस मिला HR के लिए, कि वहाँ पे 100-200 बल्क में बच्चे हायर होते थे, उनका डेटा मैनेजमेंट करना होता था सिस्टम में। तो फिर मेरे को कंप्यूटर में वो मिला चांस, मैं स्टार्ट हो गई, मैं करना स्टार्ट कर दी मेरा काम। और एक लड़की जो कभी सोची नहीं थी, उसका करियर का मतलब फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। वो HR में एज अ ट्रेनी करके हायर हो गई, वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। फिर मुझे HR का पता चलने लगा कि HR में
मैं जो हूँ एचआर में हूँ, और ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। और मैं यहाँ पे हूँ, जैसे बचपन में घर मैनेज किया, ससुराल मैनेज किया, उसके बाद अभी मैं कंपनी को मैनेज करूँगी आगे जाके। तो मुझे आगे का करियर बनाना है, उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मैंने मेरे कलीग सीनियर सर से पूछा कि सर आगे का इसमें अगर कुछ करियर करना है तो मैं वो क्या करना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया, अपूर्वा ह्यूमन रिसोर्सेज का कोर्स होता है, एमबीए होता है, आप कर सकते हो, एमपीएम होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने एमपीएम में एडमिशन लिया तो एमपीएम बंद हो चुका था। और फिर देन मैं एचआर के लिए एमबीए में एडमिशन ली मैंने, पुणे यूनिवर्सिटी से किया, फिर सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और उसके बाद मेरा एचआर में करियर स्टार्ट हो गया। एचआर बनने के लिए एमबीए क्या जरूरी, मतलब कंपलसरी है? देखिए, हर कंपनी का एक रिक्वायरमेंट रहता है, बेसिक रिक्वायरमेंट। इंजीनियर के लिए हमको बीटेक डिप्लोमा वाले होल्ड चाहिए होते हैं, वैसे सेम एचआर में हमको एमबीए, एचआर रिलेटेड सब्जेक्ट, एचआर कोर्स के लोग ही चाहिए होते हैं। तो उसके लिए एचआर कोर्स करना जरूरी होता है, बिकॉज कोई भी कंपनी का एक स्टैंडर्ड रहता है कि हमें एचआर के लिए एमबीए एचआर ही चाहिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक और डिप्लोमा ही स्टूडेंट लगते हैं। सेम ऐसे एचआर के लिए हमको एचआर का कोर्स करना कंपलसरी होता है। ओके। मैम, एचआर बनने के लिए ऐसी कौन सी स्किल चाहिए? एचआर बनने के लिए बहुत सारे स्किल्स लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या आईटी कंपनी हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, एचआर का सेम प्रोफाइल रहता है। हायरिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका पेरोल प्रोसेस करना, जो भी एचआर ऑपरेशंस रहते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं। बट डिपेंड करता है, हर कंपनियों का पॉलिसी अलग अलग रहता है। मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा अलग रहता है, आईटी का कल्चर थोड़ा अलग रहता है, सर्विस इंडस्ट्री का अलग रहता है। बट ओवरऑल जो ये एचआर का स्किल सब सारे फील्ड में एक ही होते हैं, क्योंकि एचआर में बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, एचआर ऑपरेशंस है, लीगल है, आईआर है। तो वैसे स्टूडेंट को वो हायर करती है जो जिसके पास सारा क्वालिटीज़ हो, जैसे उसका पर्सनालिटी, उसका कम्युनिकेशन, उसको सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, और जो भी उसका पर्सनल एज वेल प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जिस स्टूडेंट में मिलती है, कंपनी उसको ही प्रेफर करती है। तो ये सारे क्वालिटीज एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। अब जैसे डिजिटली इंडिया हो गया है, तो एआई अभी बहुत ही चल रहा है ट्रेंड में। एआई के थ्रू एचआर के बहुत सारे फंक्शंस इजीएस्ट हो गए हैं। तो हर चीज़ में पहले मैनुअल होता था, लोग लिखते थे, डेटा मैनेजमेंट करते थे। अभी क्या है, ऑनलाइन होता है। तो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो वो हम पहले इंटरव्यू लेते थे वर्बली, अभी क्या होता है हम रिटन में टेस्ट भी लेते हैं, और वो सारे ऑन दैट बेसिस वी आर सेलेक्टेड। मैम, जैसे न्यू पॉलिसी आई कंपनीज की, अगर एम्प्लॉय उनका विरोध कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय के बीच में भी झगड़े होते हैं कभी-कभी, यस, हाँ। तो उसको आप मतलब किस तरीके से मैनेज करते हो? ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजेस रहता है, क्योंकि अगर दो एम्प्लॉय ग्रीवांसेस, अगर कुछ शॉप फ्लोर पे हो रहा है, दो एम्प्लॉय के बीच एक पॉलिसी को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो एचआर को वहाँ पे एक्चुअली वो भी तो एक एम्प्लॉय ही है, वो किसी के फेवर में भी नहीं है, बिकॉज दोनों उनके लिए सेम है। तो हमें क्या होता है उस सिचुएशन में बहुत स्ट्रैटेजिक आइडिया से काम करना होता है। दोनों एम्प्लॉय के बीच एक्चुअली जो पॉलिसी रिलेटेड है या उनका पर्सनल इशू है, ये पता नहीं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करके लेते हैं कि एक्चुअली इश्यूज क्या है उनका। वो इशू के बाद कि उससे कंपनी का कुछ रिलेशन अगर होता है, तो कंपनी प्रीमाइसेस में उनको एज ए एचआर बुला के, उनको दोनों को कॉन्फ्रेंस में बुला के हम डिस्कस करते हैं 1 to 1, और जो भी रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर डिप्लोमा बैकग्राउंड से आता है, तो वो भी क्या एचआर बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। आपको अगर आप एज अ ट्रेनी, एज अ फ्रेशर, आप किस डिप्लोमा बेस पे या इंजीनियरिंग बेस पे आप एचआर में ज्वाइन हो गए, तो वो एचआर के लिए प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि हर कंपनी में टेक्निकल स्किल भी लगते हैं। कभी आजकल जो भी इंजीनियर होंगे वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बीटेक करके वो एमबीए करते हैं, फिर एचआर में ज्वाइन होते हैं। तो दैट इज प्लस पॉइंट फॉर एचआर। मैम, एचआर डिपार्टमेंट में कौन से फंक्शंस है? एचआर में बहुत सारे फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर एक रोल नहीं है एचआर का। एक एचआर का कोर एचआर प्रोफाइल रहता है, जिसमें एचआर ऑपरेशंस रहते हैं। उसमें इन टू एंड रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, पेरोल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज रहते हैं। नेक्स्ट लीगल रहता है, जो
टोटली लीगल कंप्लाइंसेस रहते हैं, जिसमें फैक्ट्री एक्ट, पीएफ एंड ऑल। देन रहता है एडमिन, जिसमें हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंटीन, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग। यस, दिस इज ऑल आर फॉर एचआर फंक्शंस। मैम जैसे एक ट्रेनी पीरियड से हमें एचआर हेड तक जाना है, तो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जिनको हमें अवॉइड करना है? बी प्रोफेशनल। हमेशा आपको ना प्रोफेशनल रहना चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रोफेशनल मतलब पर्सनल डिफरेंट रहना चाहिए, और ऑफिस में किसी से भी जो भी है इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और क्विक डिसीजन, अच्छा, क्विक डिसीजन भी कभी कभी धोखादायक रहता है। यस, तो ये दो चीज मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि ये मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। मुझे इमोशनली मतलब अगर मैं एक कंपनी में इमोशनल अटैच होकर मैंने 4.5 साल स्पेंड किए, अगर मैं वहां से 2 साल में निकल गए रहती तो आज मैं और अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन के साथ रहती। मैम 2 एम्प्लॉइज है, एक एचओडी के करीब का है और एक एम्प्लॉय ऐसा है जो बहुत मेहनत करता है, नई नई स्किल डेवलप करता है, ये वो सीखता है सारी चीजें। जब इंक्रीमेंट की बारी आती है तब कभी कभी हमने देखा है कि जो एचओडी के करीब का इंसान है उसका इंक्रीमेंट ज्यादा परसेंट से होता है, और जो स्ट्रगल करता है वो स्ट्रगल ही करता रहता है। ये इसमें फैक्ट है, एक्चुअली होती है, बहुत सारी कंपनी में होती है। जो स्ट्रगल करता है वो स्ट्रगल करते रह जाता है, और जो बॉस का बहुत नज़दीकी रहता है उसको अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। तो इस पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ये हमें मतलब मुझे मैसेज देना आज के आने वाले जनरेशन को ये कि अब ये इस टाइप का कल्चर बिल्डअप ना करें। और क्योंकि क्या है, हर एक को उसके मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग कि अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, और वो तो बॉस का चमचा बना है और उसको 100% मिल रहा है। तो फिर हम भी वही हाजिर गुलामी वाला काम करना चाहिए हमें भी। तो एक्चुअली ये जो है ना नेगेटिव कल्चर क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ हटाना चाहिए, बट वो हटता नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स रहते हैं। तो वो बॉस के नज़दीकी है, तो बॉस को क्योंकि उसको पूरे कंपनी के बारे में जानना होता है, तो बॉस को भी एक अपना चहेता रखना पड़ता है। और ऐसे लोग रहते हैं, 100 में 1-2 लोग ऐसे होते भी हैं जिसको हर चीज़ बताना बॉस को और अपने आप को अच्छा बताना ये रहता है। तो एक्चुअली ये क्वालिटी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं आज तक कभी नहीं करती हूँ। मुझसे कोई कुछ पूछता भी है कि अपूर्वा बाहर क्या चल रहा है, तो मैं बोलती सर पता नहीं मैं मेरे काम से मतलब रखती हूँ, आती हूँ, जो काम रहता है हमारा टास्क कंप्लीट करती हूँ और मैं घर जाती हूँ। मुझे बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं रहता है। इट्स टीम बिल्डिंग चाहिए होता है ग्रुप में, चाहे वो बॉस के साथ हो या फिर अपने कलीग के साथ हो, अच्छा टीम बॉन्डिंग होना चाहिए। बट जो मैसेज पास ऑन करना, ये दैट इज नॉट गुड एज पर माई। मैम अभी इंक्रीमेंट मतलब सभी को ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इंक्रीमेंट होना चाहिए करके, तो एक एम्प्लॉय को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में हो? हाँ, तो देखो अभी ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक न्यू जनरेशन, न्यू स्टूडेंट या फिर कोई भी जो प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो उस टाइम में उनका क्या होता है, कंपनी एक गोल देती है, गोल सेट करती है। हर एक एम्प्लॉय का मैनेजमेंट एक गोल डिसाइड करते हैं स्टार्टिंग से, डे 1 से जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तभी उनका गोल टास्क दिया जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल और एज वेल ग्रुप का गोल रहता है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज होता है, क्वालिटी का, प्रोडक्शन का, एचआर का। तो वो जो आपका गोल वो आप मीट कर पाते हो, अचीव करते हो, तो उस पर रहता है, डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे, टीम पे, और डेडिकेटेड जो आपका गोल है, जो आपका टास्क है उस पे। तो पोटेंशियल होना चाहिए सामने वाले स्टूडेंट को या सामने वाली एम्प्लॉय को कि आप कितने कम टाइम में कितना ज्यादा वर्क करते हो और आपके गोल को वो अचीव कर लेते हो, और मैनेजमेंट को प्रूव करते हो यस आपने कंप्लीट किया है। तो कब समटाइम्स मैनेजमेंट का भाई क्राइटेरिया का नहीं रहता है कि मुझे 10% ही देना है, 15% ही देना है। तो वहाँ पे
मैनेजमेंट देती है उस एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉय अगर ज़्यादा काम करता है, बहुत अच्छा ही अचीव करता है, सबसे अलग परफॉर्म करता है, तो उस टाइम में मैनेजमेंट उस एम्प्लॉय को सक्सेशन प्लानिंग करती है। हर कंपनी में अभी नया सक्सेशन प्लानिंग भी हुआ है कि ये एम्प्लॉय सुपरवाइजर से मैनेजर भी बन सकता है। तो इसलिए कंपनियां एम्प्लॉय के मतलब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देती है और सक्सेशन प्लानिंग पे ध्यान देती है। तो एम्प्लॉय मैक्सिमम कंपनी देती है उनको हाईएस्ट इंक्रीमेंट, जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके, अगर वो एम्प्लॉय 100% अपना गोल कंप्लीट किया है तो। मैम जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर सेल्स या परचेस हो गया, तो मतलब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिनमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होता है? एक्चुअली देखो, हर कंपनी प्रोडक्शन पे ही है। अगर प्रोडक्शन है तो ही एचआर है, तो ही क्वालिटी है, तो ही सपोर्ट सिस्टम जो भी रहता है, मेंटेनेंस रहता है, एमई रहता है, डिज़ाइन रहता है, आर&डी रहता है। लेकिन वो आफ्टर ऑल आता कहाँ पे है? प्रोडक्शन पे। तो अगर प्रोडक्शन वाले अच्छा प्रोडक्शन नहीं देंगे, टारगेट नहीं कंप्लीट करवाएंगे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट किसी को रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो उस प्रोडक्शन को निकालने के लिए सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, बट मेन रोल कौन प्ले करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन वालों का ज्यादा होता है। मैम क्या मैनेजमेंट की सारी एम्प्लॉयज पे नजर होती है? यस, ऑब्वियसली होती है। हमें लगता है जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उनको नहीं लगता कि हम पे मैनेजमेंट नजर रखती है, बट मैनेजमेंट सब पे नजर रखती है। मैम जैसे इंटरव्यू के बाद लास्ट राउंड HR राउंड होता है, तो जैसे कोई कैंडिडेट है, वो जैसे 10% उसको हाइक चाहिए और उसने इतना इतना एक्सपेक्टेशन आपको बताया, तो आप मतलब वो डिसीजन कैसे लेते हो कि उसको इतना हाइक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लेट्स सी, हर कंपनी जब कोई पोजीशन के लिए वर्क करती है, उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है, तो पहले ही अपना जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर कर देता है। वहाँ पे उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है एचआर का, कंपनी का, कि हमें एक्सपीरियंस सो एंड सो चाहिए, हमें बैकग्राउंड से टेक्निकल चाहिए, कहाँ कौन से फील्ड से चाहिए स्पेशली। वहाँ पे सैलरी भी क्लियर रहता है। बट समटाइम्स क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है और वो उस सैलरी पे वो आने के लिए रेडी नहीं रहता है, बट उसको वो कंपनी में आना है, उस पोजीशन के लिए आना है, बट वो सैलरी उसको सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, वो एचआर के साथ डिस्कस करता है कि मैम कैन यू गिव मी 10% और 20% हाइक। तो उस सिचुएशन में एचआर क्या करता है, अपना बजट देखता है। ठीक है, मैं इस लेवल पे ला रही हूँ, आगे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नीचे में डाउन साइड में कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो वो हमें क्या करना होता है ना, चेक करना पड़ता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, वो मार्केट में उसका क्या वैल्यू है। सेम कंपनी और दूसरी कंपनी, जो भी कॉम्पिटिटर कंपनी है या अगल बगल में जो भी कंपनी है, वो कितना दे रही है। तो वो सिनेरियो देख के फिर हम जज कर, मतलब ये डिसीजन लेते हैं कि उसको कितना परसेंट देना है और नहीं। अगर आपका हम 20% से अगर कंपनी को ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है और हम बहुत अच्छा स्किल हायर कर रहे हैं, कंपनी के लिए बहुत अच्छा असेट हो रहा है, मतलब एक कंपनी का असेट ही हो रहा है ना, एक एम्प्लॉय क्या है, कंपनी का असेट ही है। तो अगर हम हायर कर रहे हैं तो कंपनी को इससे कितना बेनिफिट होता है, वो 20% अगर हम हाइक दे दिए तो उससे मतलब कंपनी को कितना बेनिफिट हो जाएगा, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद एचआर मान जाता है। समटाइम्स कहता है कि नहीं, आपके सेम सिमिलर बैकग्राउंड के लोग हमारे पास है, जिससे हमारे नीचे का कल्चर थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाएगा, कि वो लोग अनहैप्पी हो जाएंगे। तो वहां पे कभी मना भी कर देते हैं और समटाइम्स एचआर अग्री भी कर देते हैं। मैम आप जैसे गांव से यहाँ आए हो, एक का मतलब होता है कि लड़की घर से बाहर गई, बाहर जाने के बाद आप इतने आपने स्ट्रगल किया है, आपकी कम एज में शादी हुई, शादी के बाद बेबी के साथ फिर मतलब ये घर संभालना, घर के साथ साथ जॉब संभालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और समाज, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि समाज से आपको कुछ ऐसे ताने मिले या फिर घर वालों ये हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे लोग, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती हैं, घर का काम करती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती। मेरे फैमिली में, मायके में भी और ससुराल में भी, मैं फर्स्ट लड़की हूँ और फर्स्ट बहू हूँ जो जॉब करती हूँ। जहाँ मैं पुणे आई थी तो मेरे पास कुछ टेक्निकल स्किल नहीं था और मैं सिंपल ग्रेजुएट लड़की थी। मैं आ गई काम करने के लिए और मैं काम कर रही थी। मेरे घर वाले कभी किसी ने पूछा नहीं कि तुम क्या कर रही हो, पुणे में तो चली गई लेकिन जॉब क्या कर रहे हो। तो फिर मुझे सुनने में आया, मतलब दूसरे रिलेटिव ने बताया, लोग बोल रहे हैं अरे वो पुणे में गई है, क्या कर रही होगी क्या पता। तो लोग गलत भी मैसेज दे रहे थे कि क्या पता।
तो वो एक लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ही ये हरासमेंट होता है कि अगर मेंटली किसी ने कुछ बोला उसके कैरेक्टर पे, जबकि वो गलत नहीं है, फिर भी एक इन बीच बीच में घर वालों से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला जाता? मुझे किसी से सपोर्ट नहीं मिला। मतलब हाँ, इसमें स्पेशली मेजर रोल मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने एज अ पीछे से मेरे सपोर्ट बन के खड़े रहे मुझे। कि क्या घर वाले प्राउड फील करता है? हाँ, अभी तो सारे घर वाले प्राउड फील करते हैं, सब क्रेडिट भी लेते हैं हमारे वजह से हो। तो मैं बोली हाँ, सब आपकी वजह से हो। मेंटर और फैमिली सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ज़्यादा बहुत रहा। मतलब बोलते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे औरत की कामयाबी हाँ, के पीछे मर्द मेरे का हाथ हस्बैंड का बहुत ही हाथ है। हर दिन इंटरव्यू होते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन रेट है वो कम है। तो कंपनीज या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करने में क्या ढूंढती है कि उसको हायर कर सके? देखो, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है। तो एम्प्लॉय के साथ साथ कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है सही स्किल, राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब इसके लिए। तो वहाँ पे एक मैच नहीं होता है। एक हर कंपनी का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है कि हमें कौन से टाइप के कैंडिडेट चाहिए। टेक्निकल, क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड एक्सपीरियंस, ये जो 4 पैरामीटर है ना, वो मैच होने चाहिए, तभी कंपनी एक कैंडिडेट को हायर करती है। मैम 2 कैंडिडेट है, एक रेफरेंस थ्रू आया है और एक बिना रेफरेंस थ्रू आया। तो दोनों में से किस कैंडिडेट के चांसेस ज्यादा रहते सिलेक्शन के? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी चल रहे हैं, अभी हर जगह रेफरेंसेस को वैल्यू दिया जाता है। वो इंटरनल रेफरेंस रहा या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का रेफरेंस रहा, तो उस पर कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। बट हाँ, इस दौरान कभी कभी एचआर भी सफ़र करता है कि अगर रेफरेंस किसी बड़े पोजीशन से आया है तो क्या करना है। बट सामने वाला जो रेफरेंस वाला है उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा, मतलब एक्सपीरियंस लिटिल बिट कम है, जो डायरेक्टली नौकरी से या फिर वॉक इन आया है उसका एक्सपीरियंस मैच हो रहा है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट एक्चुअली रेफरेंस को ज़्यादा प्रेफर करती है। समटाइम्स अगर कंपनी का बैकग्राउंड है कि जहाँ पे रेफरेंस वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू होने के बाद और एम्प्लॉय क्वालिफाई करता है उसको ही प्रेफर दिया जाता है। बट हाँ, वजन रखता है एक्चुअली मेरे हिसाब से, जहाँ मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस जो होते हैं ना, बहुत ही उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे हमने अभी देखा है कि कंपनी स्विच बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कौन से कदम उठाती है? हाँ, ये भी अभी बहुत ट्रेंड है, लोग जल्दी जल्दी जॉब स्विच कर रहे हैं। 1 साल में, 6 मंथ में, 2 साल में, तो वो एक कंपनियों का भी लॉस होता है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का भी लॉस होता है। एम्प्लॉय रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसके लिए एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मंथली एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, हाफ ईयरली एंगेजमेंट, एनुअल एम्प्लॉय टीम बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लाइक गेट टुगेदर, एनुअल डे सेलिब्रेशन, और मंथली जैसे छोटा छोटा कुछ इनिशिएटिव्स रहता है, कुछ अचीवमेंट्स अवार्ड, स्टार परफॉर्मर अवार्ड, इस टाइप से कंपनियां धीरे धीरे अपना जो कंपनी कल्चर है वो डेवलप कर रही है। तो मैम एक सवाल आया है, सपोज एक कैंडिडेट आया है, उसने अपने रिज्यूम में फेक एक्सपीरियंस डाला है, तो आप उसको वेरीफाई करते हो क्या? यस, अभी पहले ऐसा होता था कि लोग फेक रिज्यूमे बनाते थे, उसके हिसाब से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेते थे, फेक सर्टिफिकेट्स लेते थे और वो अप्लाई करते थे जॉब के लिए। बट इसकी वजह से कंपनियों को कभी कभी बहुत सारे फ्रॉड केसेस का सामना भी करना पड़ा। तो अभी हर कंपनियां इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल टीम हायर करती है एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, या उनका क्वालिफिकेशन रिलेटेड हो, या उनका पर्सनल हो, या उनका प्रोफेशनल हो, सब बैकग्राउंड फाइनल और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही एम्प्लॉय को हायर करती है। जो भी थर्ड पार्टी साइट्स है, naukri.com हो गया और साइन हो गया, या फिर ऐसे बहुत से है, तो क्या ये जेन्युइन साइट्स है? किसी ने रिज्यूमे अपलोड किया, क्या वो आप तक यहाँ इसके थ्रू पहुँचता है? हाँ, एक्चुअली जो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली हम
नौकरी जॉब पोर्टल से ही मीट करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहते। अभी तो बहुत सारे आ गए हैं, जैसे HR ग्रुप्स आ गया है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है और रेफरेंस भी होते हैं, बट हमें जो भी 100% जो रिजल्ट मिलता है ना, वो नौकरी से ही मिलता है। नौकरी इज द बेस्ट जॉब पोर्टल फॉर एम्प्लॉई एज वेल एम्प्लॉयर, दोनों के लिए अच्छा है। एम्प्लॉय को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और एम्प्लॉयर को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, तो इट्स यूजफुल। ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट वीडियो हुआ है, ये मतलब बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि बहुत छोटी एज में आपकी शादी हुई है, उसके बाद शादी के बाद जॉब और घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लेडीज जो है, जो भी गर्ल्स है, जो न्यू इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, और उनको सबके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। और आपने हमारे लिए इतना आपका कीमती समय निकाला, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मिथुन एंड थैंक यू योर चैनल, कि मुझे ये स्टेज मिला मेरा एक्सपीरियंस शेयर के लिए, और जो भी मैंने जर्नी यहाँ तक किए हैं वो सब मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। रियली आई फील वेरी वेरी प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।